एक बार अपने शरीर को एक बार अपने शरीर को मानसिक रूप से देख जाएंगे। यहीं से शारीरिक व मानसिक रूप से अपने शरीर को तैयार करेंगे अब ये हम क्लास के लिए। एक बार ओम का उच्चारण करेंगे, उसके बाद मंत्र उच्चारण करेंगे। सभी एक लंबा श्वास भरें। यहीं से सभी मेरे साथ मंत्र उच्चारण करेंगे। अपने हथेलियों को नमस्कार मुद्रा में लेके आए हृदय चक्र के सामने। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ऐसे हथेलियों में घर्षण करें, अपनी आंखों के ऊपर लगाएं, धीरे धीरे कुछ पल के झपकाते हुए आंखें खोल लें। सभी को धन्यवाद। हरिओम मैम। हरिओम हरिओम। चलिए, होमवर्क करके आए हैं सब लोग? कल होमवर्क दी थी मैं आपको, क्या था होमवर्क? मैम डिफरेंस लेना था क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च में और एग्जाम्पल। हाँ, तो करके आए हैं सभी लोग? जी मैम, थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत करके आए, ठीक है। चलिए, नहीं भी करके आए तो भी मैं पढ़ाऊंगी, करके आए अच्छी बात है। चलिए, आज मैं कुछ आपको क्वेश्चंस भी कराऊंगी। अच्छा, आप लोगों ने टेस्ट दिया था क्या? रिसर्च भेजी थी क्वेश्चन? एक बार आपका रिसर्च टेस्ट हुआ है ना? टेलीग्राम वाला मैम? हाँ 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 हाँ। वो सारे क्वेश्चंस जो है ना कभी रिसर्च के यूजीसी नेट में आए हुए हैं। मैं कोई भी ऐसा आपको क्वेश्चन नहीं बना के दी हूँ जो यूजीसी नेट में नहीं आया हो। उसमें सारे क्वेश्चंस कभी ना कभी वो क्वेश्चंस यूजीसी नेट में आए हुए क्वेश्चंस थे। ठीक है, और आज भी मैं क्वेश्चंस कराऊंगी। चलिए, मैंने आपको ये होमवर्क दिया था क्वालिटेटिव रिसर्च और क्वांटिटेटिव रिसर्च। देखिए, ये सारे वर्ड्स है जो आपको यूजीसी नेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अब आपको जो है इसको समझना है। ठीक है, जैसे कि ये सारे जैसे मेथड्स में क्या क्या है, इसमें कौन कौन से रिसर्च आते हैं, केस स्टडी, इथनोग्राफी, ये आपको याद करना होगा। ये बराबर इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, कुछ क्वेश्चन अभी मैं करवाऊंगी भी आपको क्वालिटेटिव रिसर्च और क्वांटिटेटिव रिसर्च के। तो जैसे मैंने आपको ये होमवर्क दिया था कि फोकस क्या होता है, मेथड्स क्या क्या होता है, गोल क्या है, डिजाइन क्या है, सैंपल क्या है, फिर आपके डेटा कलेक्शन का मेथड दोनों में कैसा होता है, एनालिसिस कैसी होती है, फाइंडिंग क्या होता है, क्वेश्चंस कैसे होते हैं दोनों में। ठीक है, तो जैसे फोकस रहता है इसमें क्या, क्वालिटेटिव रिसर्च में क्वालिटी के ऊपर। ठीक है, और ये क्वांटिटेटिव मतलब ये नंबर्स के ऊपर होता है। ठीक है, और ये जो है हमारा मतलब ऑब्जर्वेशन के ऊपर होता है। ठीक है, मेथड देखिए, ये सारे जो है रिसर्च मेथड है। ये जितने भी रिसर्च मेथड है बिल्कुल याद कर लीजिएगा आप लोग, क्योंकि क्वालिटेटिव रिसर्च और क्वांटिटेटिव रिसर्च आप तभी डिफरेंशिएट, जैसे मान लीजिए इथनोग्राफी आ गया, तो ये जो इथनोग्राफी आ गया तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक उसमें होंगे ना उस रिसर्च में। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन करने में आसान होगा, इजी होगा। जैसे क्वालिटेटिव रिसर्च में क्या क्या आता है, केस स्टडी, केस स्टडी रिसर्च होता है। इथनो केस स्टडी हो गया कि किसी भी पार्टिकुलर चीज पे या पर्सन पे आप जब उसका पूरा का पूरा जो है आप जब स्टडी करती हैं तो उसको केस स्टडी बोलते हैं हम। इथनोग्राफी हो गया, कल्चर के ऊपर ये रिसर्च होता है। नॉर्थ का कल्चर, साउथ का कल्चर, नॉर्थ ईस्ट का कल्चर, वेस्ट का कल्चर, ये हम कल्चर के ऊपर करते हैं। ये भी आपका क्वालिटेटिव होता है। हिस्टोरिकल रिसर्च हो गया जो बीत चुका है। ठीक है, ग्राउंडेड थ्योरी हो गया अगर हम किसी के बारे में बिल्कुल डीपली स्टडी करते हैं। ठीक है, तो उसको जो है हम ग्राउंडेड थ्योरी निकालते हैं उसके लिए। फेनोमोलॉजी हो गया, पोस्ट पॉजिटिज्म हो गया, ये सारे साइकोलॉजिकल रिसर्च के ही में कहीं ना कहीं पे ये स्केल यूज होता है इसमें। ठीक है, ये है आपका क्वांटिटेटिव।
ठीक है, पहले ये पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म ये बहुत बार पूछा जाता था, लेकिन अब आजकल नहीं देखती हूँ इस पे क्वेश्चंस आ रहे हैं, लेकिन फिर भी आप ध्यान रखिएगा इस चीज पे। एक्सपेरिमेंटल हो गया या इस तरह के रिसर्च हो गए, कोरिलेशनल रिसर्च हो गए, तो ये सारे आपके क्वांटिटेटिव रिसर्च में आता है। ठीक है, गोल क्या होता है इसका? गोल ये होता है कि ये अंडरस्टैंडिंग के लिए है। क्वालिटेटिव रिसर्च हम किस लिए करते हैं? किसी चीज को अंडरस्टैंड करना है तो हम उसके लिए क्वालिटेटिव रिसर्च करते हैं। लेकिन क्योंकि इसमें हम टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, देखिए टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस इसमें भी हो सकता है लेकिन कंपलसरी नहीं है। लेकिन अगर आप क्वांटिटेटिव रिसर्च करते हैं तो उसमें हाइपोथेसिस 100% होगा। ठीक है, प्रिडिक्शन मतलब आप जो एनालिसिस कर रहे हैं, क्वांटिटेटिव में आप नंबर्स के ऊपर काम कर रहे हैं, तो आप सर्टेन प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हम जब रिजल्ट लगाएंगे, जब हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करेंगे तो ऐसा रिजल्ट आ सकता है। ठीक है, उसी को तो हम हाइपोथेसिस बोलते हैं ना, कि हम पहले से एक स्टेटमेंट को एज्यूम करके चलते हैं कि ये हम रिसर्च कर रहे हैं तो इसमें ये हो सकता है। ठीक है, डिजाइन इसमें फ्लेक्सिबल रहता है। फ्लेक्सिबल क्यों क्यों रहता है? क्वालिटेटिव में डिजाइन फ्लेक्सिबल क्यों होता है? क्योंकि मैम ये रिव्यूज और मैम फीडबैक और वैसे क्वेश्चनियर पे है इसलिए। ठीक है, फ्लेक्सिबल या अनस्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ भी जो है डिफिनिट नहीं होता है, हम अपने जो है एक एक सेंटेंस वाइज हमें काम करना होता है। ठीक है, और इसका क्या है? इंटरव्यू वगैरह हो स्ट्रक्चर्ड है ये। हेलो, और ये जो है हाँ स्ट्रक्चर्ड मैम, है। मैं बोल रही थी हाँ बताइए। इंटरव्यू वगैरह होता है तो वो ऐसे प्लान नहीं होता ना, मतलब हाँ, ये इसलिए मुझे लगा अनप्लान, क्वालिटेटिव। बिल्कुल ठीक ठीक कह रहे हैं। तो फ्लेक्सिबल हो गया, अनप्लान्ड हो गया, अनस्ट्रक्चर्ड हो गया, ये सारे वर्ड्स किसके लिए है? क्वालिटेटिव रिसर्च के लिए। स्ट्रक्चर्ड हो गया, प्री डिटरमाइंड हो गया। देखिए ये सारे वर्ड्स कभी ना पूछे गए हैं आपके नेट एग्जाम में। ठीक है, और इस पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं आजकल। सैंपल कैसा होगा? इसमें स्मॉल सैंपल साइज होगा, इसमें लार्ज सैंपल साइज होगा। ठीक है, इसमें हम लार्ज नहीं कर सकते, क्योंकि एक अगर मान लीजिए हम 1 लाख कर लिए, 3,000 कर लिए, 5,000 कर लिए, तो क्या होगा? हमें फिर उसको कैटेगराइज करने में दिक्कत होगी, क्योंकि ये हम ओपिनियन और अनस्ट्रक्चर्ड है ना, अनप्लान्ड है ये रिसर्च। ठीक है, तो जब भी लार्ज सैंपल साइज होगा तो वो क्वांटिटेटिव में ही होगा। डेटा कलेक्शन का मेथड क्या है? इसमें क्वालिटेटिव में इंटरव्यू होता है, ऑब्जर्वेशन होता है, आर्टिफैक्ट्स वर्ड ये 2-3 बार रिपीट हो चुका है, ध्यान रखिएगा। आर्टिफैक्ट्स वर्ड जो है क्वालिटेटिव रिसर्च में आता है। ठीक है, क्वेश्चनियर हो गया, स्केल्स हो गया, टेस्ट हो गया, ये आपका क्वांटिटेटिव में आता है। आर्टिफैक्ट्स पता है क्या होता है आप लोगों को? नहीं मैम। आर्टिफैक्ट्स नहीं होता है, मैम। आर्टिफैक्ट्स होता है जैसे कि मान लीजिए कोई आर्टिफैक्ट्स होता है जैसे कि कोई ह्यूमन बीइंग अगर कोई अपने हाथों से कुछ डिजाइन करता है ना, कुछ क्रिएटिविटी करता है, तो उसको आर्टिफैक्ट्स बोलते हैं। जैसे मान लीजिए हैंडीक्राफ्ट्स टाइप, हैंडीक्राफ्ट्स और उन सबको भी ले सकते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो जैसे कि कोई पॉट बना रहा है, कोई ड्राइंग कर रहा है, तो उसको आर्टिफैक्ट्स बोलते हैं इन सारी चीजों को। ठीक है, और ये बहुत बार आ चुका है ये नेट एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि हम तो ये पढ़ते हैं ना कि इंटरव्यू है, ऑब्जर्वेशन है, क्वेश्चन है, स्केल है, टेस्ट है, ये सब तो हम पढ़ के जाते हैं, ये नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये आर्टिफैक्ट जब भी होगा तो ये क्वालिटेटिव रिसर्च में होगा। क्लियर है सभी को? एनालिसिस में आपको बता दी थी कल इंडक्टिव और डिडक्टिव क्या होता है, सबको क्लियर है ये? जी मैम। ठीक है, फाइंडिंग इसका कंप्रीहेंसिव होता है, इसका प्रिसाइज होता है। कंप्रीहेंसिव क्या होता है? कंप्रीहेंसिव छोटा बोलते हैं, होगा मैडम। नहीं कंप्रीहेंसिव मीन्स छोटा नहीं होता है, कंप्रीहेंसिव होता है एज अ होल। ये जैसे कंप्रीहेंसिव एज अ होल होता है, मतलब एज अ होल का मतलब मैं आपको बताती हूँ। कंप्रीहेंसिव कोई बड़े साइज में जब होता है, जैसे कॉम्प्रिहेंसिव ऐसे होलिस्टिक, जाते हैं। होलिस्टिक जैसे बोलते हैं ना, कि ओवरऑल किसी चीज को जो है हम टोटल को जब लेते हैं तो उसको कंप्रीहेंसिव बोलते हैं, क्योंकि इसमें ओपिनियंस हम लेते हैं एक पार्टिकुलर टॉपिक पे। और ये क्या होता है? ये प्रिसाइज होता है।
ठीक है। क्वेश्चंस इसमें ओपन एंडेड होते हैं, ये क्लोज एंडेड होते हैं। सबने सर्वे फॉर्म भरा था ना, सबने तो भरा था, सिर्फ 10-15 लोगों ने, आप लोगों ने भरा था। तो सर्वे फॉर्म में क्या था, 2 तरह का क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन तो जो मैं आपको सर्वे फॉर्म शेयर की थी, उस सर्वे फॉर्म में 2 तरह के क्वेश्चन थे, एक ओपन एंडेड क्वेश्चन था, एक क्लोज एंडेड क्वेश्चन था। ओपन एंडेड क्वेश्चन क्या हो गया, ओपन एंडेड क्वेश्चन जो सबसे लास्ट में पूछा था मैंने आपसे कि आपका ओपिनियन क्या है, जो आपको लिख के देना था। जो सर्वे फॉर्म में जो मैं शेयर की थी, जो सबसे लास्ट क्वेश्चन था, उसमें आपको कुछ लिख के देना था। तो जो आप लिख के देते हैं उसको ओपन एंडेड क्वेश्चन बोलते हैं। और क्लोज एंडेड क्वेश्चन क्या होता है, जैसे एग्री, स्ट्रांगली एग्री, डिसएग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री, वो जो है क्या हो गया, क्लोज एंडेड हो गया। ठीक है। ओपन एंडेड मतलब उसमें आप अपना ओपिनियन शेयर कर रहे हैं। क्लोज एंडेड मतलब क्या हो गया कि उसमें लाइकेट स्केल है। लाइकेट स्केल क्या हो गया कि यस, नो, वेरी एग्री, लेस एग्री, स्ट्रांगली एग्री, इस तरह करके जो है हम लाइकेट स्केल बनाते हैं। तो लाइकेट स्केल 3 का भी होता है, 2 का भी होता है। जैसे 2 में हो गया आपका यस, नो, 5 भी होता है। तो आपने जब सर्वे फॉर्म भरा होगा तो सबसे पहला जो क्वेश्चन होगा 20 क्वेश्चन तक, वो क्लोज एंडेड होगा। जो लास्ट क्वेश्चन था सर्वे फॉर्म में, वो ओपन एंडेड था, उसमें आपको अपना ओपिनियन शेयर करना था। तो जब भी हम क्वालिटेटिव रिसर्च करते हैं तो क्वेश्चन उसमें ओपन एंडेड होते हैं, और जब हम क्वांटिटेटिव रिसर्च करते हैं तो क्वेश्चन उसमें क्लोज एंडेड होता है। ठीक है। तो ये चीज आप बिल्कुल याद रखिएगा, अपने दिमाग में रखिएगा, क्योंकि इसे एक ना एक क्वेश्चन डायरेक्टली इनडायरेक्टली हर बार नेट एग्जाम में आता है। ठीक है। इसीलिए टेबल मैं आपको बना के दी हूँ, ये टेबल ध्यान में रखिएगा, ताकि कोई भी तरह का क्वेश्चन आए। अभी 1-2 क्वेश्चन मैं करवाऊंगी आपको जो नेट में ऑलरेडी पिछले साल पूछा गया था। क्लियर है सभी को ये? कुछ जी मैम। को कुछ पूछना है तो बता दीजिए। अगर आपको कुछ पूछना है इसमें या कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप बता दीजिए, तो फिर मैं उस हिसाब से फिर देख लूंगी। किसी को कुछ नहीं पूछना है इसमें, सबको क्लियर है? मैम ये जो मेथड है, मेथड एक बार करवा दीजिए। मेथड में है केस स्टडी में, जैसे मान लीजिए आप किसी पार्टिकुलर, मान लीजिए आप अपनी फ्रेंड के ऊपर ही कुछ रिसर्च करना चाहती हैं। ठीक है। तो आप उसके बारे में एक केस स्टडी, मतलब वो आपके लिए केस की तरह होता है, पूरा डिटेल। केस स्टडी बहुत तरीके का होता है। ठीक है, लेकिन उतना डिटेल में हम नहीं जाएंगे। तो एक आदमी के बारे में जो आप कंप्लीट स्टडी करती है ना, शुरू से लेके अंत तक का, वो आपका केस स्टडी होता है। ठीक है। इथनोग्राफी हो गया जब हम कल्चर के ऊपर रिसर्च करते हैं। अब जैसे इंडिया ही है, एक डाइवर्सिफाइड कंट्री है ना, हर जगह डिफरेंट डिफरेंट कल्चर है। यहाँ कहा जाता है कि हर 10 किलोमीटर पे लैंग्वेज और पानी चेंज हो जाता है। तो जब हम किसी एक पार्टिकुलर कल्चर पे रिसर्च करते हैं तो उसको इथनोग्राफी रिसर्च बोलते हैं। ठीक है। हिस्टोरिकल हुआ कि जो ऑलरेडी बीत चुका है, और उस टॉपिक पे हम अगर रिसर्च कर रहे हैं तो उसको हिस्टोरिकल रिसर्च कहते हैं। ग्राउंडेड थ्योरी हो गया, किसी भी चीज के बारे में जब हम बिल्कुल डीप स्टडी करते हैं तो उसको हम जो है ग्राउंडेड थ्योरी बोलते हैं। फेनोमोलॉजी हो गया, फेनोमिना जैसे कि आसमान में तारे हैं, कॉन्स्टलेशन है, तो एक फेनोलॉजी मतलब वो कैसे इसमें है। ठीक है। अगर उस तरह का रिसर्च होता है कि किसी का हम पता करते हैं कि ये क्यों है, कैसे है, तो वो फेनोमेनोलॉजी में आ जाता है। पोस्ट पॉजिटिविज्म में इसमें क्या था, देखिए ये दोनों रिसर्च में क्या है, पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म में, क्योंकि इसमें क्या है कि पहले ये रिसर्च आया क्वांटिटेटिव वाला। ठीक है। पहले आया पॉजिटिविज्म। तो ये जब ये रिसर्च आया तो इस रिसर्च के बारे में बोला गया कि जो चीज हम नाप सकते हैं उसी के ऊपर रिसर्च हो सकता है। ठीक है। फिर बाद में इसको अपोज किया गया कि नहीं, जो चीज हम नहीं नाप सकते हैं उस पे भी रिसर्च होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन नेट में आपका बहुत बार आया हुआ है, पहले बहुत बार आता था कि ये दोनों कौन सा रिसर्च है, कौन क्वांटिटेटिव है कौन क्वालिटेटिव है। ठीक है। तो जैसे हम इमोशंस हो गया, जो भी साइकोलॉजिकल वेरिएबल हो गया, तो इन्होंने ही बोला कि हम जो चीज नहीं भी नाप सकते हैं उस पे भी जो है रिसर्च होता है। तो ये क्वालिटेटिव रिसर्च में आ गया और ये क्वांटिटेटिव रिसर्च में आ गया। तो ये जितने भी ये है, आप जब अभी क्वेश्चन बनाना शुरू कीजिए रिसर्च का, आपको ये सारे रिसर्च मिलेंगे उसमें। मैम एक वर्ड में पॉजिटिविज्म का मतलब क्या है?
अगर एक वर्ड में इसका मतलब यही है कि जो भी चीज हम नाप सकते हैं ना, उस चीज पे रिसर्च होता है। जो मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है, अगर आप उसको नाप सकते हैं तो वो पॉजिटिविज्म में आता है। ओके मैम। ठीक है। मैम ये मैम तो इंडायरेक्टली इसमें हम डिडक्टिविटी बता गलती दी कर थी। सकते हैं ना, पोस्ट पॉजिटिव मतलब आएगा तो हम गलत कर सकते हैं अगर हमें मीनिंग ना पता हो उसका। हाँ, तो बस इस चीज पे देखिए, आप लोग बस इस चीज पे फोकस रखिएगा कि कौन क्वालिटेटिव है और कौन क्वांटिटेटिव है। इसी से आपका सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। कौन सा क्वालिटेटिव का कैरेक्टरिस्टिक क्या है और क्वांटिटेटिव का कैरेक्टरिस्टिक क्या है। ठीक है। तो पॉजिटिविज्म मैम आपने मेजरेबल बताया ना, जिसे हाँ हाँ मेजर हाँ, कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल, तभी तो ये क्वांटिटेटिव में है ना। देखिए ये क्वांटिटेटिव रिसर्च में है ना, इसीलिए ये क्वेश्चन पहले बहुत बार पूछा जाता था। मतलब आज से अभी रिसेंटली तो मैं नहीं देखी हूँ एक भी पेपर में, लेकिन पहले ये बहुत पूछते थे ये दोनों के बारे में, एक एक्शन रिसर्च और एक ये दोनों। लेकिन आजकल मैं देख रही हूँ नहीं नहीं पूछ रहे, आजकल यही सब पूछ रहे हैं, केस स्टडी, इथनोग्राफी, हिस्टोरिकल, ग्राउंडेड, एक ना एक क्वेश्चन बना ही देती है नेट इस पे। ठीक है। चलिए, पिछले साल एक क्वेश्चन आया हुआ था जो मुझे इससे मिला, तो मैं आपको दिखाती हूँ क्वेश्चन। वो देखिए, आप मुझे बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केस स्टडी रिसर्च। तो केस स्टडी रिसर्च किस में था, क्वालिटेटिव में था कि क्वांटिटेटिव में था। क्वालिटेटिव। 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 क्वालिटेटिव में। ठीक है। तो क्या क्वालिटेटिव रिसर्च में इट इज सिमुलेटेड इन अ लेबोरेटरी। सिमुलेशन का मतलब पता है ना। हाँ, सिमुलेशन जिसको का मतलब, फॉर्मुलेट कर सके। इसमें सिमुलेट करते हैं। सिमुलेट का क्या मतलब होता है। संचालित करना मैम। सिमुलेशन मैम का मतलब, हुआ था लेबोरेटरी में। नहीं नहीं, सिमुलेशन का मतलब पहले समझ लीजिए। सिमुलेशन का मतलब होता है कि सिमुलेशन का मतलब, जैसे कि मान लीजिए अगर किसी पायलट को अगर हवाई जहाज उड़ाना है, एरोप्लेन उड़ाना है, ठीक है, तो उनको पहले सिमुलेशन होता है उनका। मतलब उसी तरह का हवाई जहाज रहता है, सब कुछ सेम रहता है, और उस पे सिखाया डेमोन्स्ट्रेशन। मैम फील करवाना डेमोन्स्ट्रेशन किसी किस को से? एकदम। मैं आपको बता दे रही हूँ, पहले सुन माइक्रोलाइट जैसा छोटा। पहले आप सुन लीजिए। उसके सिमुलेशन का मतलब होता है, ये वर्ड पता होना चाहिए आपको। सिमुलेशन का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कोई पायलट है, ठीक है, जो एरोप्लेन उड़ाता है, तो उसकी जो ट्रेनिंग होती है, उसको पहले एक जो है एक प्रैक्टिस दिया जाता है। ठीक है। कि मतलब ओरिजिनल हवाई जहाज नहीं होता है, वो सिमुलेटेड होता है। मतलब कि उसको जो है उसको ट्रेनिंग देने के पहले, क्योंकि सीधे वो हवाई जहाज पे बैठा करके हवाई जहाज चलाना थोड़ी ना शुरू शुरू करेंगे। ठीक है। तो उनको एक इन्वायरमेंट दिया जाता है कि देखो हवाई जहाज में ऐसे ऐसे होता है, एरोप्लेन में ये सब चीजें होता है, ये सिस्टम होता है, इसको ऐसे करोगे। तो उसको सिमुलेशन बोलते हैं। कि जो ओरिजिनल प्रैक्टिस में आने के पहले जो हम काम करते हैं, उसको जो है हम सिमुलेशन बोलते हैं। ठीक है। जैसे एक पायलट को हवाई जहाज उड़ाना है, एरोप्लेन उड़ाना है, और वो ट्रेनिंग पीरियड में रहता है, तो पहले वो सिमुलेटेड स्टडी, मतलब पहले वो स्टडी करता है। उसको डायरेक्ट हवाई जहाज पे बैठा के नहीं उड़ाने दिया जाता कि चलो अब तुम बैठो और उड़ाओ। ठीक है। उसको एक जो है लेबोरेटरी में या एक हॉल में ऐसा इन्वायरमेंट दिया जाता है, ओरिजिनल एरोप्लेन नहीं होता है वो, उसमें सिर्फ जो है डेमो दिया जाता है। वो डेमो के लिए पहले वो डेमो लेते हैं, उसमें डेमो देते हैं, डेमो करवाते हैं, फिर उनको जो है एरोप्लेन में बैठाया जाता है। ठीक है। उसको सिमुलेशन बोलते हैं। जो ओरिजिनल प्रैक्टिस करने के पहले हम एक जो डेमो लेते हैं ना, उसको सिमुलेशन बोलते हैं। ठीक है। तो इट इज सिमुलेटेड इन द तो लेबोरेटरी। इसका आंसर बी आएगा। तो अब नहीं, बी आएगा फिर आंसर, एक ही वर्ड। अच्छा ये बताइए कि ए होगा, इट इज सिमुलेटेड इन अ लेबोरेटरी। नो मैम। क्वालिटेटिव। नहीं मैम। नो मैम। नहीं तो ये नहीं, नो नो। अब जो जिसमें जिसमें ए है वो चला गया, इसका मतलब जो है डी और ए कैंसिल हो गया। ठीक है। यही हुआ ना, डी और ए कैंसिल कैंसिल हो गया। एक मिनट, एक मिनट, मैं आ रही हूँ, एक मिनट रुकिए।
हाँ, अब ये बताइए, स्क्रीन है का? तो आपका जो ए ऑप्शन है वो कैंसिल हो गया, ठीक है। जी मैम यहाँ पे भी ये है, ये ये कैंसिल कैसे हो गया? ऐसा तो मतलब एकदम से कैसे पता चला कि ये कैंसिल हो? अब देखिए जो ए आएगा ही नहीं ना। देखिए क्वालिटेटिव रिसर्च में क्या क्या होता है बताइए। हो क्वालिटेटिव, हो गया हाँ, वो आएगा नहीं आएगा, ठीक है। ठीक है। केस स्टडी क्या है? क्वालिटेटिव रिसर्च है। क्वालिटेटिव रिसर्च हम लेबोरेटरी में जाने की जरूरत ही नहीं है हमें, ठीक है। अगर आपको किसी का रिव्यूज लेना है, ओपिनियन लेना है, साइकोलॉजिकल वेरिएबल टेस्ट करना है, तो उसके लिए लेबोरेटरी की जरूरत ही नहीं है, होती है, यस ठीक मैम। है। तो ए कैंसिल हो गया, ठीक है। इट इज पार्टिकुलरिस्टिक। अब मान लीजिए आपको ये नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, कि इसका क्या मतलब है, तो छोड़ दीजिए इसको। डिस्क्रिप्टिव में क्या होता है? इट इज डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में कौन सा रिसर्च आता है? मैम डिस्क्रिप्टिव में मतलब हमें कुछ नॉलेज नहीं होती उस टॉपिक के बारे में। क्वालिटेटिव। बिल्कुल सही, हमें उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं होती है। तो डिस्क्रिप्टिव में दोनों होता है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों होता है, ठीक है। लेकिन क्योंकि इसमें डाउट है अभी भी, तो इसको भी हम छोड़ देते हैं। इंडक्टिव, अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि क्वालिटेटिव में इंडक्टिव होता है। जी क्वालिटेटिव मैम। रिसर्च में जो एनालिसिस होता है वो क्या होता है? इंडक्टिव होता है। तो इसका मतलब डी भी पक्का ये होगा डी, मतलब जिस भी ऑप्शन में डी है वो ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। तो डी किस में है? बी। बी में डी है, और डी इसमें भी है, सी में भी है, ठीक है। तो अभी भी हम लोग का कोई कंफ्यूजन दूर नहीं हुआ है, इन दोनों ऑप्शन में अभी भी हम अटके हुए हैं। अब ये है कि इट इज डिसरप्टिव, मतलब डिसरप्टिव मीन्स डिसरप्टिव कोई रिसर्च में वर्ड नहीं होता है। डिसरप्टिव भी आपको कंफ्यूजन के लिए दिया हुआ है ये वर्ड, ठीक है। डिसरप्टिव बिहेवियर बोलते हैं, जो बच्चे बहुत उत्तेजित, बहुत ही इमोशनली बहुत जल्दी गुस्से में आ जाते हैं, उसको बोलते हैं डिसरप्टिव बिहेवियर, ठीक है। तो डिसरप्टिव कोई ऐसा नहीं वर्ड होता है, ठीक है। ये चलिए मैं जानती हूं, तो ये पता है कि ई नहीं होगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बी। तो अब देखिए, अब सी में क्या है? ऑप्शन सी में क्या है? देखिए पहला तो जो है बी होगा ही होगा, सॉरी डी होगा ही होगा, ठीक है। डी इंडक्टिव है तो क्वालिटेटिव रिसर्च डी है, तो डी तो होगा ही होगा, ठीक है। बी और सी में हमें कंफ्यूजन है, बी और सी दोनों में है। अगर मान लीजिए आपको फिर भी ये क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, तो डी तो पक्का है कि होगा, और सी दोनों में है, तो हमें कंफ्यूजन किसके बीच में है? बी और ई में, ठीक है। बी और ई में कंफ्यूजन है, तो बी और ई में कंफ्यूजन है, तो डिसरप्टिव कोई वर्ड नहीं होता है, ठीक है। तो ये कैंसिल हो जाएगा, ई नहीं होगा, ठीक है। पार्टिकुलरिस्टिक मीन्स होता है कि मैं कल बताई थी ना कि इंडक्टिव का क्या क्या मतलब होता है, कि हम पार्टिकुलर आदमी से जो है एक एक सजेशन लेके एक जनरल पार्टिकुलर टू जनरल जाते हैं। आईपी बताई थी ना मैं आपको, याद रखने का तरीका आईपी, पर्टिकुलर टू जनरल, ठीक है। तो इस तरह से आपको उस समय ध्यान रखना होगा। अगर वो टेबल आपके साथ होगा, अगर वो टेबल आप दिमाग में रखेंगे, तो ये क्वेश्चन आराम से, इस तरह का क्वेश्चन पिछले बार बहुत सारा आया है, तो वो टेबल जो है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव वाला, एक क्वेश्चन जरूर आएगा, आप देखिएगा। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली एक क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। मैं आपको ये क्वेश्चन इसलिए लेकर के आई कि इसमें देखिए ये वर्ड तो कुछ है ही नहीं जो ई में दिया हुआ, वो कंफ्यूजन करने के लिए आपको दिया हुआ है कि आप कंफ्यूज हो, ठीक है। इंडक्टिव आपको पता है, तो उसके साथ आपको दो दो ऑप्शन दे दी, मतलब दोनों में दे दिया है। ए पता है कि लेबोरेटरी में नहीं होगा, तो उसमें जो है मतलब आपको जो कैंसल ऑप्शन हुआ है, इन दोनों में फिर भी कंफ्यूजन था, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है? बी सी बी। बी करेक्ट, डी। ठीक है। सी और डी, बी सी और डी। अब देखिए डिस्क्रिप्टिव में क्या होता है, जैसे सर्वे डिस्क्रिप्टिव है, मैं जो आपको क्वेश्चन पेपर भेजी थी, सर्वे भेजी थी, वो डिस्क्रिप्टिव है। तो डिस्क्रिप्टिव में दोनों आते हैं, क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी आता है और क्वालिटेटिव भी, उसमें वो मिक्स्ड है, ठीक है। तो डिस्क्रिप्टिव स्टडी में क्या होता है? दोनों ही आता है। जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता है, हम उसको जो है लाइकेट स्केल से भी ले सकते हैं, ओपन इंडेड और क्लोज इंडेड,
क्वेश्चंस भी होते हैं उसमें, तो ये डिस्क्रिप्टिव में दोनों आते हैं, तो इसीलिए हमें डाउट था। एक एक एग्जाम्पल याद करके रखिए कि डिस्क्रिप्टिव में जैसे सर्वे होता है, तो सर्वे क्या है, क्वालिटेटिव है कि क्वांटिटेटिव है? क्वालिटेटिव। सर्वे दोनों है, सर्वे आपका मिक्स है, आप दोनों तरह से सर्वे कर सकते हैं। मैं आपको एक सर्वे फॉर्म भेजी हूँ ना, आप देखिए, उसमें 10-15 लोगों ने, आप लोगों ने भरा है, आप नहीं भरना है मत भरिए, लेकिन उसमें देखिए क्या दिया हुआ है वो सर्वे फॉर्म कैसे बना हुआ है, ठीक है। तो उसमें आपको स्केल्स का भी पता चल जाएगा, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, जो आपके 1 से 20 तक क्वेश्चन उसमें दिए हुए, उसमें सारे क्वेश्चन जो है क्वांटिटेटिव है, उसको हम क्वांटिफाई कर सकते हैं। जैसे वो जो हम आपसे पूछ रहे हैं, एग्री है, डिसएग्री है, वेरी एग्री है, लेस एग्री है, ये जो क्वेश्चन बना रहे हैं हम आपको, वो बाद में हम जब डेटा एनालिसिस करते हैं तो वो क्या होता है, 1-2 फॉर्म में चेंज हो जाता है। और फिर जब जिसका ज्यादा नंबर आता है, हायर नंबर सोज, इस एक दिन मैं आपको क्वेश्चन नंबर दिखाई थी WHO का, वेलबिंग का, उसमें था ना कि हायर नंबर जो है हायर वेलबिंग शो कर रहा है, ठीक है। तो वो जितना भी जो क्वेश्चनर आपसे पूछा गया है, एग्री, स्ट्रांगली एग्री, लेस एग्री, वो हम क्या करते हैं, उसमें 1 2 3 करके क्वांटिफाई कर देते हैं एक्सेल सीट में, ठीक है, कि एग्री का मतलब हो गया 3, स्ट्रांगली एग्री का मतलब हो गया 4, ठीक है। इस तरह करके क्वांटिफाई करते हैं, उसके बाद फिर उसका एनालिसिस होता है, उसमें टेस्ट लगाते हैं हम लोग। तो वो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में जो है आपका सर्वे आता है, और सर्वे हम दोनों तरह से करते हैं, वो क्वालिटेटिव भी हो सकता है और क्वांटिटेटिव भी हो सकता है, ठीक है। लास्ट का क्वेश्चन आपका क्वालिटेटिव था, और बाकी सारे क्वेश्चन जो है आपके क्वांटिटेटिव थे, लाइक इट स्केल, ठीक है। तो इसी तरह करके आपको वहां पे क्वेश्चन करने होंगे, क्योंकि डायरेक्ट कोई भी क्वेश्चन यूजीसी नेट नहीं पूछती। ये देखिए कितना घुमा फिरा के पूछा, अभी मैं आपको तुरंत पढ़ाई हूँ जबकि, लेकिन इसको कितना घुमा फिरा के पूछा गया, एक वर्ड है जो गलत दे दिया गया है। और इसमें कभी भी आप कंफ्यूज मत होइएगा, अगर आपने जो चीज नहीं पढ़ा है रिसर्च में, जैसे वेरिएबल है तो 3 ही है, हो सकता है उस वेरिएबल के नाम अलग हो, ठीक है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, कंफाउंडिंग वेरिएबल, हो सकता है कि उनके नाम अलग हो, सिनोनिम्स बहुत है उसमें, लेकिन अगर इस तरह का कोई वर्ड नहीं होता, डिस्ट्रक्टिव कुछ भी नहीं होता रिसर्च में, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया हुआ, ठीक है। ये 3 चीज है, लेकिन बिल्कुल घुमा के पूछा गया है क्वेश्चन। तो इसी तरह आपको ये मेथड ऑफ इलिमिनेशन होता है। मेथड ऑफ इलिमिनेशन होता है कि जो हमको लग रहा है कि ये चीज, ये ऑप्शन आएगा, उसको सेलेक्ट कर लो, और जो लग रहा है कि जैसे ए बिल्कुल नहीं हो सकता है, तो जिसमें ए है उसको पहले हटा दो, इसको बोलते हैं मेथड ऑफ इलिमिनेशन। और इसी पे नेट का क्वेश्चन आपका फॉलो करता है कि जो ऑप्शन आप बिल्कुल स्ट्रांगली एग्री है कि नहीं ये नहीं होगा, तो उसको सबसे पहले आप उसको हटा दीजिए उस ऑप्शन को, उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन से आप प्रोसीड कीजिए, ठीक है। क्लियर है सभी को? जी मैम। कोई डाउट हो इसमें? ये पिछले साल ही ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका, और इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो ये आप, चलिए एक क्वेश्चन और पूछती हूँ मैं आपको। ये बताइए कि हर 10 साल पे जनगणना होता है ना? 10 साल में जनगणना होता है, तो उसको पॉपुलेशन सेंसस बोलते हैं। ये भी क्वेश्चन पिछले साल आया हुआ है कि इस जनगणना को जो है, इसको कौन सा रिसर्च बोलेंगे? मैम क्वांटिटेटिव। हाँ, लेकिन यहाँ जो ऑप्शन है ABCD, इसमें दिख रही है स्लाइड सबको? यस मैम। तो इसमें कौन सा होगा? जो गवर्नमेंट जनगणना कराती है उसको हम कौन सा रिसर्च बोलेंगे? हिस्टोरिकल स्टडी बोलेंगे, केस स्टडी बोलेंगे, लॉन्गिट्यूडनल स्टडी बोलेंगे, एक्सपेरिमेंटल स्टडी बोलेंगे, वो कौन सा स्टडी होगा? तो देखिए इसमें भी आपको पता नहीं है। लॉन्गिट्यूडनल क्या होता है? तो आप जिस पे स्ट्रांगली एग्री है कि नहीं होगा, पहले अभी मैं बताई ना मेथड ऑफ इलिमिनेशन पे। मैम डी। एक्सपेरिमेंटल नहीं होगा, डी बिल्कुल भी नहीं होगा। चलिए हम डी हिस्टोरिकल भी नहीं मैम होगा। हिस्टोरिकल भी नहीं होगा क्योंकि वो तो बीत चुके हैं। एक्सपेरिमेंटल भी नहीं होगा, एक्सपेरिमेंट करते अब बताइए बी और सी में कौन सा? बी और सी में कौन सा? डी होना चाहिए मैम। मैम आई थिंक बी। नहीं, बी नहीं होगा। सी मैम, केस स्टडी तो सिंगल पर्सन पे होता है। केस स्टडी सिंगल स्टडी तो है ही नहीं ना, ये डेटा है।
ठीक है, नहीं होना क्या चाहिए ये ना। सर्वे हो गया ना, ये तो जनगणना क्या हो गया, ये आपका सर्वे स्टडी हो गया ना। तो सर्वे का भी केस स्टडी हो ही नहीं सकता, वो डिस्क्रिप्टिव हो सकता है, केस स्टडी नहीं हो सकता है। देखिए इसी तरह आपका जब तक आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं लगाएंगे ना, आपको क्लियर नहीं होगा। अच्छा ये बताइए, लॉन्गिट्यूडनल स्टडी पता है आपको क्या होता है? जो नहीं लंबे टाइम तक चलता हो। बिल्कुल, जो लंबे टाइम पे चलता है, ठीक है। एक होता है लॉन्गिट्यूडनल, एक होता है क्रॉस सेक्शनल, ठीक है। एक होता है लॉन्गिट्यूडनल, एक होता है क्रॉस सेक्शनल। तो क्रॉस सेक्शनल स्टडी में क्या होता है और लॉन्गिट्यूडनल में क्या होता है, किसी को पता है यहाँ पे? नो मैम। ठीक है, क्रॉस क्या बोला मैम आपने? ये लॉन्गिट्यूडनल स्टडी और क्रॉस सेक्शनल स्टडी क्या होता है पता है आपको? लॉन्गिट्यूडनल स्टडी तो मैम वो जो लंबे समय मतलब जिसका लंबा प्रोसेस हो, ठीक, और क्रॉस सेक्शनल मतलब ओवरऑल स्टडी ना। देखिए हिस्टोरिकल स्टडी, केस स्टडी, ये सब किसका एग्जाम्पल है? क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव? क्वालिटेटिव का। एक्सपेरिमेंटल किसका एग्जाम्पल है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव? क्वांटिटेटिव। अब बिल्कुल क्लियर है। अब देखिए लॉन्गिट्यूडनल और क्रॉस सेक्शनल स्टडी, ये दो तरह का स्टडी होता है। लॉन्गिट्यूडनल स्टडी होता है कि मान लीजिए कि एक छोटा बच्चा है, ठीक है, 1 साल का एक बच्चा है, और मेरी जो स्टडी है वो जब तक वो 15 साल का नहीं हो जाएगा या जब तक वो 20 साल का नहीं हो जाएगा तब तक मुझे उसके ऊपर करना है, ठीक है। तो मैं एक ही बच्चे के ऊपर जो है क्या कर रही हूँ, एक साल से जब तक 20 साल का नहीं होता है मैं उसका डेटा ले रही हूँ। जब 1 साल का था तो कैसा था, क्या हुआ था, जब 2 साल का हुआ तो क्या हुआ, फिर 3 साल का हुआ तो क्या हुआ, फिर 4 साल का हुआ तो क्या हुआ। इस तरह करके मैं एक ही बच्चे के ऊपर बार बार जो है जब तक वो 20 साल का नहीं हो जाता है तब तक मैं उसका डेटा लेते रह रही हूँ, ठीक है। तो इसको लॉन्गिट्यूडनल स्टडी बोलते हैं। सेंसस में भी क्या होता है, हर 10 साल में होता है, लेकिन हर 10 साल पे हम एक ही आदमी का, जैसे मान लीजिए मैं जब 10 साल की होंगी तो 10 साल वो बार बार तो मेरे ऊपर ही ले रहा है ना, वो जो डेटा कलेक्शन हो रहा है वो तो पर्टिकुलर आदमी के ऊपर ही हो रहा है। मान लीजिए जब मैं 10 साल की थी तो उन्होंने एक बार ले लिया, फिर मैं 20 साल की हुई फिर उन्होंने ले लिया, फिर 30 साल की हुई फिर उन्होंने ले लिया। तो एक ही आदमी पे बार बार ये रिसर्च हो रहा है ना, आदमी तो चेंज नहीं हो रहा है इसमें, हर 10 साल के बाद एक ही जनता पे तो हो रहा है ये रिसर्च। तो इसीलिए इसको लॉन्गिट्यूडनल स्टडी बोलते हैं और ये बहुत दिनों का स्टडी होता है जिसपे हम एक ही बंदे पे काम करते हैं। क्रॉस सेक्शनल स्टडी उसको बोलते हैं कि क्रॉस सेक्शनल बिल्कुल उसका उल्टा होता है। जैसे मान लीजिए मैं अभी सर्वे कर रही हूँ तो मैं उसमें ऐड कर रही हूँ कि भैया जो भी जो है 7 साल से लेकर के या जो भी 1 साल से लेकर के, चलिए इसको 1 साल ही मान लेते हैं और इसको 20 साल मान लेते हैं, ठीक है। तो मैं क्या कर रही हूँ कि जो 1 साल का आदमी है उससे एक बार में डेटा भरवा ली, फिर जो 2 साल का है उससे भी एक ही बार में भरवा ली, फिर जो 3 साल का है उससे भी भरवा ली। तो इसमें मैं वेट नहीं कर रही हूँ, ठीक है। मैं हर एक बंदे पे, यहाँ क्या है, एक ही बंदे से हम बार बार रिपीट कर रहे हैं। और यहाँ क्रॉस सेक्शनल स्टडी में क्या होता है कि हम जो है 1 साल का लेना है ले लिए, उसी समय ले लिए, जो दो साल का है उससे भी जो है, मेरे पास पॉपुलेशन तो है ना, ठीक है। तो हम जब एक बार में ही जो है डेटा ले लेते हैं तो उसको क्रॉस सेक्शनल बोलते हैं। और जब हम एक ही आदमी पे बार बार डेटा ले रहे हैं तो उसको लॉन्गिट्यूडनल बोलते हैं। लॉन्ग से याद रखिएगा, ये बहुत लंबा चलने वाला स्टडी होता है क्योंकि हम एक आदमी के लिए हमको इंतजार करना पड़ता है कि अब मुझे यहाँ इंतजार करना पड़ रहा है ना कि अब जब तक ये 20 साल का नहीं होगा तब तक मुझे जो है रिसर्च करना पड़ेगा, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडनल स्टडी बहुत कम होता है, बहुत पेशेंस चाहिए लॉन्गिट्यूडनल स्टडी करने के लिए, लेकिन बहुत इफेक्टिव स्टडी माना जाता है इसको। तो अब एक रिसर्चर को कितना साल इंतजार करना पड़ेगा, 20 साल इंतजार करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब तक वो बच्चा 20 साल का नहीं हो जाएगा तब तक उसको जो है रिसर्च करते रहना पड़ेगा, क्योंकि वो एक ही बच्चे के एज ग्रुप को टारगेट कर रहा है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ तो मेरा 1 साल में ही सर्वे पूरा हो गया, क्योंकि एक ही बार मैं 1 साल का भी ले ली, 2 साल का भी ले ली, 3 साल का भी ले ली, 4 साल का भी ले ली, एक ही साल में मैं जितने साल के मुझे जो चाहिए था मैं ले ली डेटा।
तो क्रॉस सेक्शनल स्टडी में क्या होता है कि हम एक ही बार काम कर लेते हैं, ये शॉर्ट हमें हमें वेट नहीं करना होता कि अब ये बड़ा होगा छोटा होगा तब फिर मेरा स्टडी कंप्लीट होगा। तो क्रॉस सेक्शनल में हमारा एक ही बार हो जाता है। जैसे मैं सर्वे कर रही हूँ तो वो मेरा क्रॉस सेक्शनल स्टडी है, मुझे एडोलेसेंट का एक ग्रुप चाहिए तो मैं एक ही बार ले रही हूँ, मैं इंतजार किसी का नहीं कर रही हूँ कि अब वो जो है आज 10 साल का है तो अब वो 15 साल का होगा, मैं तो 5 साल वेट करूंगी, नहीं, मैं एक ही बार में जो मेरे सर्वे के लिए एलिजिबल है वही वो सर्वे फिल करेंगे। ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं वेट कर रही हूँ, मैं एक ही पर्सन को जो है वेट कर रही हूँ कि जब तक वो अब 20 साल का नहीं हो जाएगा तब तक जो है मेरा रिसर्च चलता रहेगा। आ गया समझ में लॉन्गिट्यूडनल और क्रॉस सेक्शनल? सर ठीक है, तो ये दोनों उल्टा है। क्रॉस सेक्शनल एक बार दोबारा बता दीजिए। क्रॉस सेक्शनल लॉन्गिट्यूडनल हो गया जो लंबे समय तक चलता है, लॉन्ग से याद रखिएगा। ठीक है, कि हम एक ही, जैसे जनगणना में क्या हो रहा है कि हर 10 साल पे जनगणना हो रहा है, लेकिन वो एक ही बार वो जनगणना क्या हो रहा है, एक ही आदमी पे बार बार हो रहा है। ठीक है, 10 साल पहले भी मेरे ऊपर ही हुआ था, 10 साल के बाद भी होगा, उसके 10 साल के बाद भी होगा, उसके 10 साल के बाद भी होगा, तो इसको लॉन्गिट्यूडनल स्टडी बोलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। और क्रॉस सेक्शनल में क्या हो गया कि भैया मेरे पास पेशेंस नहीं है, मैं इतना दिन तक वेट नहीं कर सकती हूँ, तो मैं अगर मुझे अपना सर्वे में पॉपुलेशन 10 से 19 साल के बच्चों का चाहिए तो मैं जो हूँ एक ही बार में, एक साल में, उस साल में जितने भी बच्चे 10 साल से लेकर 19 साल के होंगे वो मेरे रिसर्च के लिए एप्लीकेबल है। मैं वेट नहीं कर रही हूँ कि अब वो बच्चा अभी 9 साल का है, अगले साल 10 साल का होगा तब मैं वेट करूंगी, नहीं। जो बच्चे उस समय में 10 से 19 साल के एज के हैं वही बच्चे जो है सर्वे फॉर्म करेंगे और वो मैं एक साल में कंप्लीट करूंगी, तो उसको क्रॉस सेक्शनल बोलते हैं। ठीक है, इसमें काम तुरंत होता है, ये वेटिंग पीरियड वाला, इसमें बहुत पेशेंस वाला काम है, बहुत वेट करना पड़ता है। हमें एक ही सैंपल के लिए सोचिए 20 साल, 10 साल, 6 साल, इतना साल रिसर्चर वेट करते हैं। और ओके मैम। हाँ, अब बाकी क्रॉस सेक्शनल स्टडी के लिए क्या होता है कि जो भी एप्लीकेबल है, जो भी इलिजिबल है मेरे स्टडी के लिए, हम उस पे ही ऊपर काम करते हैं, वेट नहीं करते हैं। ठीक है, तो उसको जैसे मेरा सर्वे है वो क्रॉस सेक्शनल स्टडी हो गया। ठीक है, मैम लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च तो अकेले होता ही नहीं होगा, फिर वो तो मतलब टीम वर्क में होता होगा। हाँ कह सकते हैं, लेकिन कुछ रिसर्च ऐसे है ना, कुछ टॉपिक अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, लेकिन कुछ बीमारी ऐसी है, कुछ जो नया खोज होता है ना उसके ऊपर आपको लॉन्गिट्यूडनल ही चाहिए। और ये लॉन्गिट्यूडनल स्टडी भी जो है मतलब जैसे मान लीजिए मुझे रिसर्च की डिग्री मिल गई, ठीक है, अब मुझे डिग्री मिलने के बाद काम क्या है, अगर मुझे लॉन्गिट्यूडनल स्टडी करना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं तो डिग्री क्लियर कर नहीं रही हूँ, या मैं कुछ ऐसा तो नहीं कर रही हूँ कि मुझे जो है ये नहीं मिलेगा। तो बहुत सारे रिसर्चर जो है, रिसर्चर जब बन जाते हैं, जब उनको पीएचडी डिग्री मिल जाती है तो बहुत सारे रिसर्चर लॉन्गिट्यूडनल स्टडी करते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे आप लोग अगर आपको पीएचडी में टॉपिक लेना है तो यही आपके लिए ठीक होता है, क्रॉस सेक्शनली। ठीक है, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल में बहुत टाइम लगता है, तो जो मेन रिसर्चर है ना, जो ऑलरेडी रिसर्च ही कर रहे हैं, जो पीएचडी डिग्री लेकर के रिसर्चर ही बन गए हैं, तो वो लॉन्गिट्यूडनल स्टडी कर सकते हैं, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये आपका जो है इतना सारा स्टडी है। आज जो भी हम लोग पढ़े हैं उसको ध्यान में रखिएगा। ये क्वेश्चंस वगैरह जो है, देखिए बहुत घुमा फिरा के पूछा गया है। ये भी पूछ सकता था कि सर्वे है या कुछ भी है, लेकिन ये क्या पूछा, ये जनगणना के बारे में पूछ रहा है आपसे, पॉपुलेशन सेंसस के बारे में पूछ रहा है कि कौन सा स्टडी है। तो इसी तरह करके हम हिस्टोरिकल स्टडी क्वांटिटेटिव में ही आएगी। ये देखिए इसमें आपसे दोनों डेटा लिया जाता है। ठीक है, दोनों डेटा लेने का मतलब क्या है कि इसमें क्वांटिटेटिव डेटा भी लेते हैं जनगणना में और क्वालिटेटिव भी लेते हैं। क्वांटिटेटिव कैसे लेते हैं, उसमें आपसे इनकम भी पूछते हैं, आपका इनकम क्या है, ठीक है, वो भी डालते हैं आप मेल है फीमेल है, ठीक है, उसमें पूरा डिटेल लिया जाता है आपका। तो ये दोनों है, ये मिक्स्ड है, ये क्वांटिटेटिव भी है और क्वालिटेटिव भी है। ठीक है, ये मिक्स्ड है। मैम इसमें क्वालिटेटिव क्या होगा? क्वालिटेटिव हो गया ना, आपसे पूछते हैं ना कि उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। अब मुझे भी जो है देखिए उतना याद नहीं है, लेकिन ये दोनों होता है। जो आपका पॉपुलेशन सेंसस होता है ना, जो जनगणना करते हैं, उसमें बहुत सारा क्वेश्चन पूरा रजिस्टर लेके ही आते हो। कभी किया है, मतलब कभी आए हैं आपके घर में जनगणना के लिए? मैम उसमें मेंबर पूछते हैं, आपकी इनकम पूछते हैं, आप कितने साल से यहाँ रह रहे हैं ये पूछते हैं, आपका इनकम क्या है।
कितने उसमें लोग बहुत वर्किंग है, कितने मैम फीमेल है, कितने हाँ मेल है, इसमें दोनों होता है, क्या कर सकते क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव। जनगणना क्यों 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 करते हैं, कोई बता सकता है क्यों सरकार हर 10 साल पे जनगणना किस लिए करती है? मैम वो जनसंख्या औसत जानने के लिए। मैम ताकि प्लान बना सके कंट्री के लिए कुछ अच्छे बिल्कुल। तो जनसंख्या कितनी है हमारे देश की, कंट्री की, कितने मरे हैं, कितने उसके जीवित हैं, हिसाब से कितने मरते हैं। प्रोडक्शन होता है चीजों का और ये जनगणना बहुत भी सारी एक चीजों में। तो बहुत सारी चीजें बेस्ड होती है, तभी आपका हर 10 साल पे जनगणना होता है। सरकार इससे बहुत सारा रूल्स एंड रेगुलेशन निकालती है, तो इसीलिए आपका जनगणना, तो उसमें बहुत सारा क्वेश्चन रहता है। देखिए मुझे भी नहीं पता क्वेश्चन क्या क्या पूछती है, लेकिन जो क्वेश्चन उनको एनालिसिस करना होता है वो बहुत तरह पूरा रजिस्टर लेके आते हैं। ठीक है, तो उसमें अगर वो कुछ क्वेश्चन आपसे ऐसा पूछ रहे हैं जो आपके इमोशन बेस्ड हो, जो आपका साइकोलॉजिकल वेरिएबल हो, तो वो तो क्वालिटेटिव में ही आएगा। अब मान लीजिए जैसे आपकी इनकम पूछ रहे हैं, तो उन्होंने भी यहाँ पे भी देखिए इनकम में आपका कौन सा ये है, कौन सा स्केल यूज होगा? क्वांटिटेटिव वाला करेंगे ना। टेक्निकल में आपको स्केल पढ़ाई थी ना, कौन सा स्केल यूज होगा उसमें? इनकम के लिए वो कौन सा स्केल यूज करेंगे? नॉमिनल करेंगे, ऑर्डिनल का कौन सा, कितने स्केल कर पढ़ाई थी मैं आपको? रेशो करेंगे मैम। 4 मैम। हाँ नॉमिनल ऑर्डिनल हाँ, उसके बाद मिक्स कुछ था, उसी का तीसरा जो मिक्स था। इंटरवल और रेशो था। देखिए उसमें जो स्केल था आपका, एक आप कल आपसे पूछ रहे थे ना इंटरवल, तो अब मान लीजिए कि अगर किसी का 10,000 से 20,000 होगा, किसी का 20,000 से 30,000 होगा, तो एक इंटरवल आ रहा है ना इसमें भी। यस मैम। यस मैम। तो ये सब भी ध्यान रखिए, आप प्रैक्टिकल लाइफ में आपको रिसर्च का बहुत सारा एग्जाम्पल मिलेगा जिससे आपको चीजें याद रहेगी। ठीक है, तो ये है आपका आज का। और कल अब हम लोग रोज जो है रिसर्च जो क्वेश्चंस पिछले बार आए हुए हैं जो आपके टॉपिक से रिलेटेड है, वो रोज हम लोग पढ़ाई करेंगे और उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तभी जो है ये टेबल याद रखिएगा, लेकिन आप लोग ये टेबल मैं बनाई हूँ आपके लिए ही बनाई हूँ, क्योंकि ये जो जितने भी है ना, ये कभी ना कभी ये सारे वर्ड्स जो है आपके आए हुए हैं क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन बने हुए हैं क्वालिटेटिव पे और क्वांटिटेटिव पे। ठीक है, और ये दोनों होगा, अगर दोनों कैरेक्टरिस्टिक होगा तो क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा वो। हाँ बताइए, कर देंगे क्या ग्रुप? कोई कुछ बोल रहे थे अभी? जी मैम, पीडीएफ सेंड कर देंगे क्या ग्रुप में रिसर्च का टॉपिक? अच्छा पीडीएफ चलिए कर दूंगी अभी। अभी ऐसा है, मुझे थोड़ा सा और पढ़ाने दीजिए, कुछ थोड़ी चीज ही बची है, ज्यादा नहीं है रिसर्च में अभी आपके। तो हम क्या करेंगे फिर जो है, फिर मैं आपको सारा का सारा पीडीएफ जो है मैं दे दूंगी। जी ओके। ठीक है, मैम अभी नोट्स बनाने के काम आ जाएगा ना, अभी आप इतना ही भेज देंगी तो। अच्छा ठीक है, चलिए मैं भेज दूंगी। मैम तो आप सारा भी भेज सकते हैं इसमें ना, ये देख सिर्फ उतना ही लेंगे जितना मतलब आपने पढ़ाया है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा देखिए आज जो है ना एक क्वेश्चन आया था, वो भी बहुत ही ट्विस्ट किया हुआ क्वेश्चन था। ठीक है, वो आपके रिसर्च प्रोसेस पे ही आया था। उसमें क्या था कि पहला मेथड में उन्होंने रिसर्च क्वेश्चन नहीं दिया था, उन्होंने उसी तरह ऑप्शन दे दिया था, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 5। ठीक है, तो ये जो 3 फेज है ना, इसको दिमाग में रखिएगा, क्योंकि क्या था उसमें एनालाइज एंड इंटरप्रेट था। अगर कोई भी एक आपको ऑप्शन पता चल गया तो आपको क्या है, मेथड ऑफ इलिमिनेशन, बस जो वो ऑप्शन जिसमें है वो सही है, ऐसे ही करते हैं ना हम लोग। तो ये चीज बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, इस पे क्वेश्चंस बनते हैं, लेकिन आजकल मैं देख रही हूँ वो नहीं पूछ रहे वो कि पहला रिसर्च डायरेक्ट क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं पूछता है यूजीसी नेट। ठीक है, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ये पूछा कि 5 ऑप्शंस उन्होंने दे दिया। 5 ऑप्शंस में क्या है कि इसको जो है इस रिसर्च स्टेप को जो है हम लोग को सीक्वेंसली कौन पहले आएगा उस हिसाब से लगाना था। ये क्वेश्चन मैं कल करूंगी आपके साथ। ठीक है, ये रिसर्च स्टेप पूरा पढ़ के आइएगा, कल हम लोग रिसर्च स्टेप का ही क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, हम लोग 4-5 क्वेश्चन हर टॉपिक पे उठा के करेंगे, तो क्या होगा हमारा साथ साथ क्वेश्चन आ जाएगा प्रिपरेशन। जैसे आज हम लोगों ने 2-3 क्वेश्चन किए। ठीक है, तो ऐसे ही हम करेंगे। और बाकी जो पहला मैंने पीडीएफ भेजा वो मिल गया है ना सबको? नो मैम। हाँ हाँ, वो मैं भेज चुकी हूँ बना करके। कब का भेजा है? मैं तो नहीं मिला मैम। बैठनी थी मैम मैम एक्सक्यूज मी, जो आपकी वीडियोस है ना पहले वाली भी, क्योंकि मेरा डेटा पूरा स्वैप आउट हो गया, तो हाँ। आपका वो एमडीआई वाला ग्रुप जो यूट्यूब में सेव होता है उसमें मिल जाएगा आपका?
नहीं, उसमें तो नहीं मिल पाएगा। मैं ऐसा करती हूँ, मैं लेकिन मैं भेज मैम ये जो नॉमिनल वाला था, नॉमिनल बायनॉमिनल, इसमें मेरी क्लास मेरी मिस हो गई है, तो या तो आप प्लीज रीसेंड कर देंगे, डेटा भी नहीं है मेरे पे, या तो उसमें सेव होगा तो मैं देख सकती हूँ फिर। नॉमिनल वाला आपके लिए। हाँ जी, वो वाला क्लास नहीं अटेंड हो पाया था, पता नहीं मिस हो गया। अच्छा, ये टाइप्स ऑफ वो टेबल्स ऑफ मेजरमेंट है। जैसे हमें मान लीजिए रिसर्च में जो हम डिपेंडेंट वेरिएबल है ना, जिसको हम नापते हैं, तो उसको नापने के लिए जो हमारा स्केल यूज होता है ना, वो चार तरह का होता है। मैं उसमें भी क्वेश्चन था, 1 मिनट रुकिए, उसमें भी मेरा क्वेश्चन बना के मैं आज लेके तो मैं डाली मैम तो ये सारी वीडियोस वहाँ सेव तो होती है ना, आपकी ये आपकी यूट्यूब जो में, मैम क्योंकि आपकी जो वीडियो है वो किस नाम से है और कितनी वीडियो है रिसर्च की? मनीषा के नाम से आता होगा, मनीषा मैम एक साथ प्लीज आप ना सारी जितनी भी वीडियोस है, जैसे एक साथ पूरी आप भेज सकते हैं, मतलब एक ही उसमें करके, जैसे प्रीवियस भी भेजी थी सर ने। प्ले लिस्ट मुझे बनाने नहीं आता है। मैं हाँ प्ले लिस्ट में मैम। एक बार बात करती हूँ। यूट्यूब पे प्लेलिस्ट बनाया हुआ है मैम, वहाँ जाकर आप देखो लिस्ट मिल जाएगी। वहाँ पे है ना वीडियोस, मतलब वही जानना था, अगर वहाँ पे है तो हम सर्च करोगे वो ना, तो सर्च रिसर्च हो करके सकती तो है। आ जाएगा। मनीषा मोना मैम भी डाल सकते हो, और मतलब रिसर्च सर्च करोगे तो आ जाएगा, वो सारे डाल रखे भैया ठीक ने। है, हाँ हाँ बस वही, तो ठीक है, थैंक यू वो सो मच, कितनी वही वीडियो है जानना था। मैडम? चलिए एक बार जो है, 1 मिनट, मैं इसका एक और क्वेश्चन बचा हुआ है। कल हम लोग लेवल ऑफ मेजरमेंट पढ़े थे, इसका एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ठीक है? ये 4 हम लोगों ने पढ़ा था ना, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, रेशियो, ठीक है? तो अब एक क्वेश्चन जो है पिछली बार आया था, ये वाला देखिए, ये पिछली बार ये क्वेश्चन आया था, और ये 2-3 पेपर में आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्केल ऑफ मेजरमेंट इज सिनोनिमस। सिनोनिमस मतलब पता है ना, एक वर्ड का बहुत है ना, ठीक है? पर्यायवाची मैम, पर्यायवाची। हाँ, पर्यायवाची। तो ये जो है रैंकिंग और ग्रेडिंग, तो इसमें क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्केल ऑफ मेजरमेंट इज सिनोनिमस टू रैंकिंग और ग्रेडिंग। तो अब आपको ऑर्डिनल। ऑर्डिनल, ठीक है? ये रैंकिंग किस में आता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, लो, हाई, मीडियम, ये किस में है? रैंकिंग या ग्रेडिंग क्या होता है? ऑर्डिनल में, ऑर्डिनल में बताया था आपने। ठीक है? और कॉन्टिन्यूअस और कैटागोरी, जो मैं आपको पहला ये दी थी ना, देखिए जो ये दी थी, इस पे भी क्वेश्चन आए हुए हैं, ये दोनों वर्ड पे भी। तो जो भी आपके स्लाइड्स में दिए हुए हैं उसको बिल्कुल दिमाग, क्योंकि इसमें थोड़ा में ही बहुत सारा चीज लिखा हुआ है, तो इसको दिमाग में रखिएगा कोई भी क्वेश्चन करने के पहले, क्योंकि ये बहुत ही कंफ्यूज करते हैं क्वेश्चन दे करके, ठीक है? बहुत घुमा फिरा के क्वेश्चन आता है इनका। तो ये दिमाग में रखिएगा कि नॉमिनल में क्या होता था, ऑर्डिनल में क्या होता था, इंटरवल में क्या होता था, रेशियो में क्या होता था, ठीक है? जो क्वेश्चन दिखाया था वो दिखाइए 1 मिनट। अच्छा, मैं दिखा देती हूँ, ये पिछले बार का आया हुआ क्वेश्चन है, ये वाला, ठीक है। ठीक है? तो ये आपका जो है, ये जितना भी क्वेश्चन आज हम लोगों ने किया है ना, ये सब पिछली बार आ चुका है ये, ठीक है? वैलिडिटी आप लोग को पढ़ा चुकी थी मैं, इंटरनल, एक्सटर्नल, कंस्ट्रेंट, कॉन्स्ट्रक्ट क्या था क्वेश्चन, इस पे भी बहुत सारे आए हुए हैं, याद है किसी को? जितने भी साइकोलॉजिकल वेरिएबल है उसको क्या बोलते हैं हम? कॉन्स्ट्रक्ट ही बोलते हैं ना, क्योंकि इसको हम डायरेक्टली नहीं नाप सकते हैं, इसको हम इनडायरेक्टली नापते हैं, ठीक है? अनसीन वेरिएबल। हाँ, तो इसीलिए इसको ये क्वेश्चंस बहुत बार आए हैं, ध्यान रखिएगा, ये भी वेरिएबल की तरह ही पूछा जाता है। वेरिएबल क्या होता है? बोल रहे हो ये वाला जो बोल रहे हो, हाँ। कहने का मतलब ये जो कि बिहेवियर लाइक मेजरमेंट जो हो रहा है वो बिहेवियर का मेजरमेंट के लिए बोल रहे हो? नहीं, सिर्फ बिहेवियर ही नहीं है, बिहेवियर एक एग्जांपल है, जैसे एंजाइटी हो गया, ये सबको हम डायरेक्ट मेजर नहीं करते हैं ना। अब मान लीजिए कोई आपका ब्लड टेस्ट लेता है, ठीक है, तो ये डायरेक्ट आ जाता है ना कि आपकी शुगर इतनी है, इतना है, डायरेक्ट आ जाता है ना उसका रिजल्ट। लेकिन जो साइकोलॉजिकल वेरिएबल है उसको हम जैसे ऑनेस्टी, लॉयल्टी, ये सारे के सारे शायद इसमें आते होंगे, जिसको आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते डायरेक्टली। बिल्कुल बिल्कुल, जिसको हम डायरेक्ट मेजर नहीं कर सकते उसको ये वर्ड मत भूलिएगा, ये वेरिएबल की तरह ये है आपका, ठीक है? तो इसको याद रखिए, ये वर्ड बहुत बहुत बार यूज हुआ है, और यूजीसी में देखते हैं ऐसा ही वर्ड देते हैं जो कंफ्यूजन क्रिएट करे, ठीक है? तो अभी हम लोग 3-4 क्वेश्चन डेली करेंगे, देखिए, है ना, एंजाइटी, डिप्रेशन, हैप्पीनेस, ये सब क्या है कि अनसीन वेरिएबल, जो हमें नहीं दिखता है, हमको दिखता है क्या? अनसीन वेरिएबल, ये दिखता है कि कितना ऑनेस्ट है वो, कितना एंजाइटी है उसको,
ठीक है, तो ये अनसीन वेरिएबल होता है। ये सारे वर्ड्स ध्यान में रखिएगा एग्जाम देने के पहले। हो सकता है ये वर्ड यूज हो जाए, अनसीन वेरिएबल, तो उस समय आप बोलिएगा मैम ने तो कुछ पढ़ाया नहीं, अनसीन वेरिएबल क्या होता है। ठीक है, तो ये अनसीन वेरिएबल जो हमें नहीं दिखता है, अब सामने मैं कितनी ऑनेस्ट हूँ, आप कितने ऑनेस्ट है, ये तो हमारे बिहेवियर से पता चलता है ना, जब हम बेसिकली से और हमारे काम से पता चलता है। हाँ, तो जो भी चीज हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, जो अनसीन होता है, वो सारे साइकोलॉजिकल वेरिएबल ही है, मोस्टली यूज्ड इन साइकोलॉजी। ठीक है, आपको कितना एंजाइटी है, आपको कितना डिप्रेशन है, आपको ये दिखता नहीं है ना, आप कितने खुश हैं, तो इसको अनसीन वेरिएबल है, दैट कैन नॉट बी डायरेक्टली मेजर्ड। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा ये वर्ड। ऑपरेशनल डिफिनेशन भी मैं बताई थी कि किसी चीज को कैसे नापते हैं, उसको ऑपरेशनल डिफिनेशन का मतलब आप सबको पता है, डिफिनेशन का मतलब डिफिनेशन ही है। ऑपरेशनल इसलिए लगा दिया जाता है कि ये हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर पाते हैं, तो इसको जिस चीज से भी, मान लीजिए एंजाइटी मेजर करने के 10 तरीके हैं, तो वो 10 तरीका किस चीज को फॉलो करता है। जैसे मान लीजिए कि एंजाइटी हम गैल्वेनिक स्केल रिस्पॉन्स से भी नापते हैं, एंजाइटी हम जो है ऐसे भी नाप सकते हैं कि एक बार में इंटरव्यू में एक आदमी कितना हकला रहा है। ठीक है, तो हमारा जो स्केल हम यूज कर रहे हैं एंजाइटी नापने के लिए, वो बहुत तरह का स्केल है, एक ही स्केल नहीं होता है। ठीक है, तो हमें उसके लिए ऑपरेशनल डिफिनेशन देना पड़ता है कि ये जो स्केल हम एंजाइटी नापने के लिए यूज कर रहे हैं, वो जो है कैसे काम कर रहा है, तो उसको हम ऑपरेशनल डिफिनेशन बोलते हैं, और ये अधिकतर जो है आपका कंस्ट्रक्ट में ही यूज होता है। ठीक है, क्योंकि जैसे मान लीजिए किसी आदमी को एंजाइटी है, तो रिसर्च में आपके पास 10 तरह का ऑप्शन होगा एंजाइटी नापने के लिए। आपके पास क्वेश्चनियर भी होगा, आपके पास गैल्वेनिक स्किन रिस्पॉन्स जैसा मशीन भी होगा। ठीक है, लाई डिटेक्टर जो हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक मैडम है, जैसे साइकोलॉजी में अलग अलग थेरेपीज होती हैं, जैसे कि आईक्यू लेवल देखने के लिए अलग अलग चीजें इस्तेमाल करके उनका लेवल देखा जाता है, हाँ, उस तो हिसाब से वो बिल्कुल, तो साइकोलॉजिकल वेरिएबल जितना भी होता है, वो कोई एक चीज से नहीं नापते हैं, उसको बहुत सारे चीजों से नाप सकते हैं। ठीक है, बहुत तरीके से नाप सकते हैं, तो उस तरीके का जो हाँ, हम तो उस पर बहुत टूल्स होते हैं, वो बहुत बहुत सारे टूल्स होते हैं, और उसके बाद वो रिटर्न में भी और ओरल भी और वैसे भी हर तरीके से बात करके उनका लेवल नापते हैं। वो आपको डिफाइन करना होता है, उसका डिफिनेशन देना होता है कि आप एंजाइटी नाप रहे हैं तो कैसे नाप रहे हैं, ठीक है, किस तरीके से नाप रहे हैं, उसी को हम ऑपरेशनल डिफिनेशन बोलते हैं। कि जब भी हम रिसर्च में कोई भी साइकोलॉजिकल वेरिएबल यूज करते हैं, खास करके योगा में भी, हम जो भी वेरिएबल, जो डिपेंडेंट वेरिएबल यूज कर रहे हैं, ठीक है, उसको जो हम नाप रहे हैं, जैसे एंजाइटी है, डिप्रेशन है, उसको हम कैसे नाप रहे हैं, ठीक है, वो हमें ऑपरेशनल डिफिनेशन उसका लिखना पड़ता है कि हम एंजाइटी कैसे नाप रहे हैं, डिप्रेशन कैसे नाप रहे हैं, उसी को ऑपरेशनल डिफिनेशन बोलते हैं। ये सब जितने भी स्लाइड्स है पढ़िए, क्योंकि इसके अलावा कोई उपाय नहीं है पढ़ाई के अलावा, और कोई पॉलिसी नहीं है कि मैं आपको ये बोल दूं कि तुक्का कैसे लगाया जाता है, डायरेक्टली आप जो है 10 दिन में कैसे रिसर्च तैयारी कर लीजिए, नहीं पॉसिबल है। पढ़ाई के अलावा जो है कोई ऑप्शन नहीं है, शॉर्टकट तरीका कुछ भी नहीं है। मैम आज भेज दीजिएगा ना तभी। मैम एक पूरा ही पीडीएफ भेज दीजिएगा फिर। हम ठीक है, इतना ही जो पढ़ लेंगे ऑपरेशनल जितनी वाला जरूरत आपने है बोला उतनी। मैम, उसको एक तरह से क्या केस हिस्ट्री की तरह यूज कर सकते हैं आगे? कौन सा आर्टिकल वाला? आर्टिकल का कौन सा पूछ रही है? मैम ऑपरेशनल वाला जो आप बोल रहे हो, हाँ 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 हाँ, मैम उसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे डॉक्टर जो है, जैसे अब किसी को प्रिस्क्रिप्शन, कोई एडमिट होता है, उसको प्रिस्क्रिप्शन जो दे रहे होते हैं, वो टोटल उन्होंने क्या क्या किस तरह से उनको दिया होता है, तो कोई दूसरा उसको उसकी केस स्टडी के तौर पे समझ सके, उनकी उस चीजों को लिखे हुए को देख करके। हेलो हेलो मैम आपका म्यूट हो रखा है मैम की इसमें। आवाज नहीं आ रही है। हाँ मीट हो गई लगता है मैम। हेलो मैम। मैम लेफ्ट हो गए हैं।
सबको लेफ्ट होना पड़ेगा शायद, नहीं तो ये रिकॉर्डिंग चल रही है ना, वो बंद नहीं हो पाएगी। हाँ, और लेफ्ट हो गया MDS से सब लेफ्ट हो गए हैं शायद। नियम वेट करें मैम का। मैम तो लेफ्ट कर गए हैं टिक। रिकॉर्डिंग तो अभी भी चालू है, मतलब वर्किंग है। तो सभी लेफ्ट कर दीजिए, अपने आप से रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगी। ओके। मैम जिस पीडीएफ के बारे में कह रही थी, क्या आप में से कोई सेंड कर सकता है दोबारा ग्रुप में, जो मैम ने पहले सेंड किया था? चलिए मैं अभी ये मैम लगता है मैम ने rejoin एक्चुअली कर वो दिया? हो गया था। हाँ हाँ ओके मैम ठीक है। हाँ जी। हाँ हाँ मैम आप पीडीएफ कह रहे थे ना कि आपने बहुत पहले सेंड कर दिया था, वो एक्चुअली हाँ, मैं अभी ग्रुप में अभी ऐड हुई हूँ, तो इसलिए वो पीडीएफ मेरे पास है नहीं। अच्छा अच्छा ठीक है, तो चलिए मैं आपको प्लीज फिर दोबारा दोबारा से पक्का पक्का जी मैं फिर से दोबारा भेज दूंगी आपको, जो पढ़ाने के लिए मुझे अभी बचा है। ठीक है। जी मैम। रिसर्च की और कितनी क्लासेस होंगी ये टॉपिक्स पूरे, कुछ आइडिया मैं है? कोशिश करूंगी कि इस वीक तक में जो है ना मैं आपका रिसर्च क्लास पूरा करा दूं। ठीक है, लेकिन हम लोग डेली कुछ ना कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लिया करेंगे। ठीक है। मैम उसके बाद आप ना एमसीक्यूज टाइप में कोई किसी दिन टेस्ट ले लीजिएगा या हाँ हाँ, हम इसी तरह क्लास करते रहेंगे, डिस्कशन से भी, जैसे कि डिस्कस करने से ना चीजें और क्लियर होती है। देखिए अभी जो आपका बचा हुआ है, हाँ डेटा जी। कलेक्शन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है। ये सारे टेस्ट क्या होते हैं, मैं आपको अब रिसर्च डिजाइन पढ़ा दूंगी। कल से जो है हम रिसर्च डिजाइन पढ़ना शुरू करेंगे कि रिसर्च डिजाइन क्या होता है। ठीक है। आपके कौन कौन से रिसर्च डिजाइन है, क्या है, ये सारी चीजें हम कल से स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। तो कल हम रिसर्च डिजाइन पढ़ाई करेंगे। जी मैम। ठीक है। तो अब जो है, अब यहीं पे कंक्लूड करते हैं क्लास को। यस मैम, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। चलिए गुड नाइट लक्ष्मी मैम। प्रणाम। प्रेयर कर प्रेयर करवा दीजिए। लक्ष्मी साहू जी। मैम माइक ऑन हुआ मेरा? हाँ हाँ ठीक। चलिए कमर गर्दन सीधी करके बैठ जाएंगे, दोनों आंखें सहता से बंद, हाथों पर कोई भी एक ध्यानात्मक मुद्रा लेंगे, लंबा गहरा श्वास लेंगे, श्वास बाहर छोड़ेंगे, पुनः एक लंबा गहरा श्वास लेंगे, दीर्घ ओम का उच्चारण करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। दोनों हाथों का घर्षण करेंगे, पलकों पर लगाएंगे और धीरे से आँख खोलेंगे। जी धन्यवाद मैम। थैंक यू लक्ष्मी जी। चलिए कल मिलते हैं फिर हम लोग इसी टाइम पे। ठीक है। चलिए प्रणाम मैम। प्रणाम।